गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिव्या जीएस एकेडमी पर हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत शुरू किए थे और अभी हम जो सेशन ले चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हिस्ट्री की क्लास का। थोड़ा इस ग्राफ पे गौर फरमाइएगा और सब्जेक्ट का जो कनेक्शन होता है उसको समझिएगा कि सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने देखा था, आप जाकर देख सकते हैं हिस्ट्री की क्लास वहाँ पे, अगर आप नए हैं तो। और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा अलग होता है, यूनिक होता है। ये है आज का टॉपिक हमारा, 1757 प्लासी और बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा। ठीक, इसको हम आज क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं भारत का जो भाग्य है। हर व्यक्ति का भाग्य होता है, उसी तरह हर देश का भाग्य होता है। मैंने आपको कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि ये जो भारत है ये कोई सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो राष्ट्र पुरुष है, सजीव इकाई है, तो इसका भी अपना एक भाग्य है। आपके जीवन में भी कुछ जो साल होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ साल होंगे जो बिल्कुल आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट वाले, माइलस्टोन वाले साल होंगे, ईयर्स होंगे। वो वैसे ही थोड़ा इस पे गौर फरमाइएगा। सब्र रखिएगा। ये कुछ ईयर्स हैं आपके सामने, बिल्कुल 100 साल का फासला है, समझ रहे हैं। अब मैंने इसे क्यों लिखा है, ये वो साल है भारत के जीवन का 1557, जब मुगल भारत में अस्थायी रूप से आधिपत्य जमाए। मुगलों का अस्थायी आधिपत्य, ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। कैसे? नवंबर 1556 पानीपत दू, और यहां पे आता है अकबर। पिछली कक्षा में भी हमने आपको बताया था कि भले ही बाबर 1526 में पानीपत हुआ जीता और हुमायूं तक का शासनकाल चला, लेकिन वो स्थायी नहीं बन पाया। अगर सचमुच में मुगलों को भारत में कोई स्थायी साम्राज्य तैयार किया तो वो अकबर ही था, समझ रहे हैं, क्योंकि बीच में तो हुमायूं को भगा दिया गया था। ये चीज हमने पिछली कक्षा में आपको बताई थी। 1657 बहुत ही महत्वपूर्ण साल, ये साल है 57-58 रख सकते हैं, औरंगजेब की ताजपोशी का। यह साल भारत के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि दारा शिकोह औरंगजेब के स्ट्रगल में औरंगजेब का जीत जाना भारत के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, समझ रहे हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति की दो यादें होती है, हमारी आपकी सबकी दो तरह की यादें हैं। एक यादें जो थोपी गई है और एक यादें जो हम अनुभव करते हैं, समझ रहे हैं। वैसे ही देश की भी दो याद होती है, किसी भी देश की। एक याद जिसे हिस्टोरियन, लेखक
आपके सामने लिखते हैं, और एक याद होती है किसी भी देश की जो वो स्वयं अनुभव किया है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिया है। औरंगजेब उन्हीं यादों का एक माइलस्टोन व्यक्ति है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसके कारण ही मुगलों का जो बना बनाया कारवां था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। समझ रहे हैं? बहुत सारे हिस्टोरियन हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात से वो नहीं रखेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। क्योंकि औरंगजेब के बाद के जो प्रशासक हुए इतने कमजोर कैसे हो गए, उसका क्या कारण हुआ, इस पे हम डिस्कस करेंगे जब 18वीं शताब्दी पढ़ेंगे। लेकिन औरंगजेब एक माइलस्टोन है। अगर दारा सिकोह की ताजपोशी हुई होती तो तस्वीर बिल्कुल दूसरी होती, ये आप भी जानते हैं। तो औरंगजेब की ताजपोशी 1657 में एक बहुत बड़ी घटना है, समझ रहे हैं। और ये 1757 का पलासी, जिसे आप जानते ही हैं, और इसे आज हम देखेंगे भी कि कंपनी ने भारत पे आधिपत्य जमा लिया। समझ रहे हैं? ये कंपनी का आधिपत्य शुरू हुआ, और 1857 की वो क्रांति जिसके बाद सीधा हम कहां चले गए? सीधा हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में चले गए। कौन चला गया? भारत। देख रहे हैं ये साल, 100 साल के गैप का कारवां, किस तरह से 100 साल में भाग्य बदलता है किसी देश का। और 1947, थोड़ा 10 साल पहले आजादी मिली, लेकिन 1950 आते आते ही हमारे देश में लोकतंत्र, जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्थापित हो सका। हर 100 साल में कारवां बदलता है, क्या कहानी है किसी देश की। और आज हम यहां पे हैं। हमने पढ़ लिया, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि किस तरह से पुर्तगाली आए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री की पूरी क्लास है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से पहले पुर्तगाली आए, डेन्स, डच, फ्रेंच, इन चार लोगों को, इन चार देश के लोगों को व्यापार, और फिर बाद में भारत पे कब्जा, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की? अंग्रेजों की, उसने इसे क्या कर दिया? धीरे धीरे साइड लाइन किया और अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। कॉन्सेप्ट आपको कौन समझाएगा? पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब से लेकर ऐप तक, लेकिन वो कॉन्सेप्ट 100 साल का कारवां, जरा उसको आप बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, और इसी तरह से कनेक्शन बनाइए साल का, ईयर्स का। जब वो कनेक्शन, हम आपके पास क्रोनोलॉजी की एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स होंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ईयर याद करना है। कुछ भी याद रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझना है। समझ रहे हैं? तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि दिमाग का ताला खोलने वालों की बहुत कमी है, पढ़ाने वाले तो बहुत हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये मराठा नहीं, आज हम पढ़ेंगे बंगाल। समझ रहे हैं? ये मराठा यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके जस्ट बाद का चैप्टर मराठा ही है, तो हेडलाइन में वही चल गया, कोई बात नहीं। कि पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को साइड लाइन करने के बाद अंग्रेजों के लिए पूरा मैदान साफ था। ये जो नोट्स है ना, ये हमारा अपना बनाया हुआ है, और आप इसको हू बहू लिख सकते हैं। इसमें फैक्ट भी होते हैं और आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएंगे। बिल्कुल साहित्य और लिटरेचर से जोड़ कर लिखा हुआ ये नोट्स है। समझ रहे हैं? और फैक्ट तो इसमें है ही, जो कि आप पहले से भी देख रहे हैं। तो अब क्या है कि अब कह रहा है कि भारत की रियासतें और राजवाड़े अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, और गिन रहा मुगल साम्राज्य। ये उनके सामने था। किनके सामने? ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। हमने देखा कर्नाटक युद्ध, जिसमें उन्होंने किसको साइडलाइन कर दिया? फ्रांस को। उससे पहले हमने देखा पुर्तगाली, जिसको उन्होंने गोवा और दमन द्वीप में समेट कर रख दिया। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से धीरे 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 वो पूरे भारत को अपने आगोश में ले लेते हैं, अपने गुलामी में ले लेते हैं। समझ रहे हैं?
तो आज की हमारी कहानी है सबसे धनवान रियासत की बंगाल। तो बंगाल पे नजर डालिए, है कि नहीं? अगर हम बंगाल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बंगाल पे नजर डालते हैं कि जब मैं बंगाल बोलूं तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, नो, सिर्फ ये नहीं। जब मैं आपको बंगाल बताऊं तो आपको देखना है ये पूरा का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, यानी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें उड़ीसा भी है, बिहार झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और बांग्लादेश भी है, आसाम के कुछ पार्ट भी है। समझ रहे हैं? इस तरह से करके ये बहुत बड़ा पार्ट उस समय रहता था। ये ओरिजिनल बंगाल था उस समय का पूरा इधर। और हम यहां पे देख चुके हैं कि कैसे वो इस तरफ लड़े कर्नाटक वार, जो इस क्षेत्र में लड़ा गया। समझ रहे हैं? और इधर उन्होंने अच्छी बढ़त हासिल की। एक्स-ला-चैपल की जो संधि थी आखिरी 1760 में, जो फ्रेंच चले गए, ये सारी कहानियां हम लोग देख चुके हैं। अब ये जो है ये सबसे प्रोस्पोरस है, सबसे रिच है। सबसे रिच क्यों है? जरा इस बात को समझिए कि ये रियासत सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक रिच क्यों है। देखिए, सबसे पहला और सबसे मोस्ट कारण यह है कि ये आइसोलेटेड है, बिल्कुल एकाकी है, अलग है। समझ रहे हैं? किस चीज से? बाहरी आक्रांताओं से। आपको पता है कि बाहर से जो आक्रांता है, जो लुटेरे हैं, वो यहां से आते हैं। समझ रहे हैं? दिल्ली तक बहुत इफेक्टिवली लूट मचाते हैं, है कि नहीं? थोड़ा इधर बढ़ते हैं, लेकिन यहां तक आते आते उनकी जो तलवार की धार है वो कुंद हो जाती है। कुछ सनकी पहुंचते थे बख्तियार खिलजी टाइप के, लेकिन यहां तक आते आते उनकी तलवार की धार कुंद हो जाती है। और इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा पहले पहले की बात कर रहा हूं मैं, लूटा नहीं गया। दूसरी बात यहां पे है, पहले तो हो गया कि आइसोलेटेड है, रिच होने का कारण आइसोलेटेड यानी एकाकी है, अलग है। दूसरी बात है कि यहां पे जो मतलब स्किल है, स्किल्ड लेबर की फौज है, ठीक, और नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। यहां जूट का, इधर के क्षेत्र में आप जाइएगा, लोहे, तांबे, ये पूरा झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र तो खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र है, आप पढ़ते ही हैं ज्योग्राफी में, है कि नहीं? और जूट का यहाँ पे बहुत वो है। अब यहाँ पे तलवारें बनेगी लोहा निकाल निकाल के। बिल्कुल, आपने जब प्राचीन भारत पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ाएंगे मध्यकाल, हमारा तो ऐसे ही चलता है। जैसे प्राचीन हम पढ़ा चुके थे लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं था, उसके बाद मध्यकालीन भी पढ़ा चुके, रिकॉर्डेड नहीं था, आधुनिक से रिकॉर्डेड शुरू हुआ। अच्छी बात है, आधुनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यूट्यूब पे। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे प्राचीन, तो उसमें हम देखेंगे कि मगध था, मगध का उत्कर्ष हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था नेचुरल रिसोर्स। और स्किल लेबर तो यहाँ पे बहुत पहले से थे, क्योंकि यहाँ पे साम्राज्य बने हैं, यहाँ पे नगर बसे हैं पुराने पुराने, मगध से लेकर गुप्ता से लेकर, मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशंस का पूरा एक सीरीज है। और उस सीरीज में लेबर का तो स्किल हो जाना, लेबर का तो बुद्धिमान हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रशिक्षित लेबरों की कमी नहीं है, प्रशिक्षित कामगारों की कमी नहीं है। तो ये वो क्षेत्र है जो बहुत पोरस बनता गया। और इस पे तो शुरू से ही नजर रही, चाइल्ड्स वार हमने देखा था औरंगजेब के समय में, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने छटपटाहट दिखाई थी यहाँ पे हुगली पे। वो बार बार हुगली को जीतना चाहते हैं, कारण क्या है? वो बार बार तमाशा खड़ा करते हैं। पुर्तगाली भी तमाशा खड़ा किए थे, आपने देखा होगा पिछली कक्षाओं में। और चाइल्ड्स वार के औरंगजेब ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को थपड़ाया था, फिर वो भागे थे, फिर वो आए, कहानियां चलती रही, इस पे कब्जा करने का पूरी कोशिश होती रही। ये तो उनकी मजबूरी थी, यहां पे तो उनको आना था, क्योंकि हमने देखा था कि उनका रास्ता यही था, तो पहला पड़ाव तो इधर इस क्षेत्र में डालना ही था, लेकिन टारगेट यहां था। समझ रहे? यहां से यहां कंट्रोल करना भी आसान था, इधर के टेरेन को पार करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। और इधर से गंगा का मैदान पकड़ते जाओ, सीधा पहुंच जाओ पूरे क्षेत्र पे। ये है पूरा क्या
बंगाल का बैकग्राउंड। समझ रहे हैं? इस तरह से समझिए, तब आप समझिए कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा था। बंगाल में क्या हो रहा था, उससे पहले थोड़ा बंगाल को भी समझ लीजिए, है कि नहीं। बंगाल में उस समय की, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये सब हो रहा था, अंग्रेज आ रहे थे, तो आपके मन में क्या कभी प्रश्न उठा कि आखिर जब अंग्रेज आ रहे थे, इतना हंगामा मच रहा था, और भी कंपनियां आ रही थी, तो भारत के लोग क्या कर रहे थे, सामाजिक स्थिति क्या थी भारत की। प्रश्न तो उठना चाहिए था कि भारतीय समाज, आपने कमेंट किया हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, आप जो भी प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं उसको कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट सेशन में आपको लेके आएंगे। समझ रहे हैं? तो भारतीय समाज, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए था कि उस समय का भारतीय समाज कैसा था सर। वही था जो आज है। आज भी आप चाय की टपोरी पे बैठिए, समझ रहे हैं, किसी चाय की दुकान पे, किसी चौराहे पर बैठिए, लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को ना अर्थशास्त्र ठीक से पता है, ना भौगोलिक वो पता है, किसको मॉनसून पता है और किसको, कौन इतना पढ़ाई करता है। जो आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन सामान्य जनता कहाँ इतना मतलब रखती है। उनको बस पता है कि भाजपा वाले आ जाएंगे, नहीं नहीं कांग्रेस आएगा, अरे यहां पर तो राजद जीतेगी, अरे नहीं 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 देखना जदयू इस बार क्या करता है, अरे ये कौन करते हैं। बस इतनी ही कहानियां उस समय भी थी। वो वहां बैठे थे, अंग्रेज जीत जाएंगे जी, देखना ना, अरे नहीं भैया औरंगजेब है, अंग्रेज कैसे जीत जाएंगे, अरे भैया औरंगजेब चला गया, अब तो मुश्किल है, अब देखना अंग्रेज जीतेंगे, लगा शर्त लगाओ बाजी। देखा मैं जीत गया बाजी, ये बाजी ही जीतने में लगे हुए थे। समझ रहे हैं? भारतीय समाज, सबसे पहले तो देखते हैं गांव की स्थिति। गांव स्वावलंबी था। स्वावलंबी का मतलब हुआ कि ये मैं कहां की बात कर रहा हूं, भारतीय समाज। मैं अभी फोकस कर रहा हूं कहां पे, बंगाल पे। हालांकि मोटा मोटी पूरा भारत का समाज ऐसा ही था, लेकिन फोकस मेरा बंगाल पे है। स्वावलंबी होने का कारण, फर्टाइल जमीन, नेचुरल रिसोर्स, हर गांव में हर चीज मिल रहा है। समझ रहे हैं? हर गांव में हर चीज उपज रहा है। ठंडी आया गेहूं उपजा दिए, गर्मी आया चावल उपजा दिए, सब चल रहा है। थोड़ा बहुत जो कमी हुई बगल के गांव से ले लिए, थोड़ा सा और दूर के गांव से ले लिए, लेकिन बहुत ज्यादा व्यापार करने की कोई जरूरत नहीं है, सेल्फ सफिशियंट। समझ रहे हैं? और क्या था, शिक्षा। जरा शिक्षा पे ध्यान दीजिए। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो परंपरागत थी। परंपरागत मतलब मंदिर और मदरसा। मंदिर के जगह पे हम गुरुकुल भी कह सकते हैं। इस तरह की शिक्षा मंदिर के प्रांगण में बैठ के शिक्षा दी जा रही है, या गांव से थोड़ा बाहर किनारे में गुरुकुल खुला हुआ है, एक दो गुरुजी हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। कोई वैसा उस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि नर्सरी, केजी 1 2 3, 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड, फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, एमए करते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं था। परंपरागत शिक्षा थी। शिक्षा में ज़्यादातर धार्मिक शिक्षाओं पर बल दिया जाता था, साथ ही साथ अपने अपने तरीकों से, जैसे ही मुसलमानों का अलग विज्ञान, हिंदुओं का अलग विज्ञान। कैसे कि हिंदुओं का विज्ञान वेद से और पुराणों से और इन सब चीज़ों से रिलेटेड था, और मुसलमान का कुरान से रिलेटेड था। तो ये अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी शिक्षा देते थे। और क्या, कृषि देखते हैं, कृषि कैसा था, कृषि की स्थिति क्या थी। कृषि सब्सिस्टेंस टाइप का था। समझ रहे हैं? सब्सिस्टेंस टाइप का था, मतलब उतना ही उपजाए जितना खाए। यानी इसमें कोई, कृषि में कोई बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से तकनीकी पिछड़ापन था, कह सकते हैं। जैसे विज्ञान बहुत ज्यादा विकसित हुआ नहीं था, मशीनें बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, तो तकनीकी पिछड़ापन था। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं। समझ रहे हैं? ये मैं उस समय बंगाल की स्थिति बता रहा हूं। कुछ और भी चीजें देखते हैं। जैसे बंगाल में कुरीतियां बहुत ज्यादा थी, कुरीतियों से बड़ा बड़ा समाज था। बिल्कुल ही हिस्ट्री की किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, और इसको बहुत ज्यादा चौराहे पर लाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? बिल्कुल उतना, और ये आप मेंस में लिखिएगा, कोई आपको नहीं काटेगा।
कुरीतियां जैसे सती प्रथा, जैसे विधवा विवाह नहीं होने दिया जाता था, विधवाओं का विवाह नहीं होने दिया जाता था, जैसे चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। अब लोग कहेंगे चाइल्ड मैरिज क्यों आया, कैसे आया, वो हिंदुओं में नहीं, ये सब बहस में नहीं पढ़ते हैं। हाँ तो था, किताब में है तो है, बस ऐसे ही चीजें थी, समझ रहे हैं। और जहां तक उस समय का, ये तो गांव हो गया, शिक्षा होगा, कृषि होगी, कुछ कुरीतियां हो गई। और उस समय बंगाल धनवान, ऐसे ऐसे धनवान थे जो विश्व में सबसे धनवान थे, गारंटी है मेरा। एक एक धनवान इतने इतने धनवान थे, पूरा इंग्लैंड खरीद सकते थे, समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि गरीबी नहीं थी, गरीबी की भी खाई थी, समझ रहे हैं। और दोनों के बीच की खाई बहुत गहरी थी। ये चीज जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक बंगाल पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं। ये चीज नहीं समझिएगा तो बंगाल पढ़ने का क्या मतलब है। एक चीज और छूट गया, कुरीति में जातिवाद, इसके बिना कैसे आगे चला सकता है। जातिवाद, बार बार भक्ति आंदोलन और अन्य आंदोलनों ने इन सब चीजों को अमेंड करने के लिए, सुधार करने की कोशिश की। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान, समझ रहे हैं। उसके बाद धर्म पे भी कटाक्ष, हमारे भक्ति आंदोलन के लोगों ने सामंजस्य भी बिठाया, कटाक्ष भी किया, हर तरह की चीजें की ताकि समाज में अमेंडमेंट होता रहे। और बहुत हद तक हुआ भी। फिर पुनर्जागरण आया, फिर हम आगे देखेंगे पुनर्जागरण, फिर राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें हो रही थी, कोशिश चल रही थी, कुछ सफल भी होते थे, कुछ असफल भी होते थे। बिल्कुल रिजिड लोग भी थे और बिल्कुल वो लोग भी थे जो अपनी पर्सनालिटी को अमेंड करते रहते थे। हमने आपको कहा था, हमारे शॉर्ट्स में जाकर देखिए कि अमेंडमेंट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ संविधान में नहीं होता है, पर्सनालिटी में भी होता है। हमारा कोई दोष नहीं है कि मैं इस परिस्थिति में पैदा ले लिया, हमारा दोष ये होगा कि हम अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाए, पढ़ने लिखने के बाद भी हम जातिवादी रह जाएं, हम सामंतवादी रह जाएं, हम वो सारी दकियानुसी चीजों को समर्थन करें, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी शिक्षा अभी अधूरी है या नहीं है। हमारा शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं। कबीर कोई बहुत वेद पुराण या बहुत वो कुरान और गीता और बाइबिल का बहुत ज्ञाता नहीं थे, लेकिन कबीर थे, समझ रहे हैं। कबीर जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया पूरे मध्यकाल में, अद्भुत। गुरु नानक को देख लीजिए, गुरु नानक की वाणियों को पढ़िए आप, जातिवाद का, बिल्कुल जातिवाद के खिलाफ उन्होंने कितने सारे पद लिखे हैं, समझ रहे हैं। मानवता की एकता के लिए, मानवता की समानता के लिए बहुत सारे लोग इस देश में आए, बहुत सारे फूल खिले। हम जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो इन सब की चर्चा करेंगे। तो ये सारी कुरीतियां थी भारत में। साथ ही भारत जो था वो हम देखेंगे कि 1707 के बाद राजवाड़ों में बट गया, राजवाड़ों में बटा है कि नहीं। बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ, जिससे क्या होता गया, कमजोर होता गया। केंद्रीय सत्ता थी नहीं, ये सब हम लोगों ने बहुत हद तक देखा भी है। तो ये है पूरा बंगाल का। अब हम बंगाल को जब पढ़ेंगे तब बंगाल के साथ कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं आप, तब बंगाल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, ये देखिए बंगाल की कहानी हम पढ़ते हैं कि मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को अर्ध स्वतंत्र बनाया। ये नाम याद रखने का है, 1717 में, समझ रहे हैं। और एक फैक्ट और याद रखिए कि 1719 में उसको क्या मिल गया, उड़ीसा भी इसको मिल गया पूरी तरह से, उड़ीसा की जमींदारी, और अर्ध स्वतंत्र बनाया। इस बात पे गौर फरमाइएगा। अभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं ले रहे हैं, बाद में पूर्ण स्वतंत्रता ले ली जाती है, ये भी सच है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे वहां से केंद्रीय सत्ता से, यानी औरंगजेब तो अभी मरा है ना, 10 साल मरे हुआ है, तो धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता से अपने आप को
अलग कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ठीक, अब पूरा क्रोनोलॉजी जो कि मैंने आपको कहा था कि हम मैप और ग्राफ से पढ़ाते हैं, तो उसका दामाद था शुजाउद्दीन, उसका बेटा था सरफराज, ये सब। फिर शुजाउद्दीन के बाद सरफराज आया, सरफराज को हटाकर अलवर्दी खान ने ओरिजिनल बंगाल जो कहते हैं रियासत, उसकी नींव रखी, और उसका पोता था सिराजुद्दौला। अब देखिए नाम में थोड़ा सा फर्क रखिएगा, ये शुजाउद्दीन है, राय में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सिराजुद्दौला है, और एक नाम अभी और आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन किसका क्या था, समझ रहे हैं, क्योंकि किताबों में सीधा सीधा दे दिया गया है, तो ये आप समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि 1717 में, देखिए यहाँ पे एक गलती है, ये गलत है, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा फरमान जारी नहीं किया गया था, समझ रहे हैं। फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? फरमान जारी किया गया था फर्रुख सियार के द्वारा। फर्रुख, जो हमारे रेगुलर के दर्शक हैं उनको पता होगा, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में ये फरमान का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि फरमान में क्या क्या था, कैसे शुल्क पे छूट था, कैसे, और फिर हमने उदाहरण भी दिया था, आपको याद होगा कि कैसे आपका कंफर्म सीट है तो कोई आके हड़प लेता है, पिछला वीडियो आप देख लीजिए। तो उसने फरमान प्राप्त किया, ठीक, जिससे बिना रोक टोक के किसी भी प्रकार का कर अदायगी और अपना माल आयात निर्यात कर सकते थे। ये चीजें मैंने पहले भी डिस्कस की है। कंपनी के अधिकारी फरमान का दुरुपयोग करते थे और निजी कार्य हेतु, समझ रहे हैं, यानी जब फरमान जारी किया गया कि ठीक है आप कंपनी हैं, आप यहाँ पे बिना शुल्क के बिना कर के व्यापार कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि यहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होता था उस कंपनी से, वो यहाँ से माल खरीद के ले आते थे। तो मतलब हमारा देश का बीओपी सरप्लस था, समझ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस था, यानी हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और इंपोर्ट कम कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं फरमान क्यों दिया गया? फरमान इसलिए दिया गया कि हम इतना अधिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कंपनी को थोड़ा टैक्स में छूट दे ही दिए तो उससे हमारा ही तो लाभ है, कंपनी वाले भी खुश, और सामान ले जा रहे हैं यहां से खरीद खरीद के, उधर यूरोप में बेच रहे हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। और ले क्या जा रहे हैं? शोरा, कपड़ा, समझ रहे हैं। भारत से जो एक्सपोर्ट होता था उसमें रेशमी कपड़े, कुछ लोहे के सामान, नील, शोरा, है कि नहीं, फिर मसाले जो मैंने आपको बताया था पहली कक्षा में, क्या क्या, काली मिर्च, इलायची, ये सब, और थोड़ा बहुत चावल, गेहूं, चीनी, ये सब भी जाता था। तो अच्छी बात तो है, हमारे यहाँ तो सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा था ना, सबसिस्टेंस होने के बाद भी इतनी खेती हो जाती थी कि किसान अपना माल बेचते थे तो वो ले जाते थे, अच्छी बात है। तो इसलिए फरमान दे दिया गया कि चलो ठीक है। ये छूट औरंगजेब ने भी दी थी, हमने देखा था पिछली कक्षा में। फिर आया सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की बात हम करते हैं, समझ रहे हैं। सिराजुद्दौला, पहले तो अलवर्दी खान ने भी फरमान के, अब दुरुपयोग की बात हुई थी, तो दुरुपयोग कैसे हो रहा था, हाँ इस पे बात करते हैं। हम जो फरमान दिए वो कंपनी को दिए हैं, लेकिन क्या करते थे वो लोग कि जो उसके अफसर हैं वो उसका नाजायज फायदा उठाते थे, और वो पर्सनल ट्रेड करते थे, निजी व्यापार करते थे। इस पे अलवर्दी खान ने रोक लगाया था, और उसके बाद सिराजुद्दौला ने भी उस पर रोक लगा दी, फरमान के उपयोग पर रोक लगाई, जिससे कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया। इसने फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों कंपनी को चंदनगर में किला बनाने से रोका, समझ रहे हैं। जबकि फ्रेंच मान गए, ब्रिटिशर्स नहीं माने, ब्रिटिशर्स नहीं माने, उन्होंने इनकार कर दिया। तब सिराजुद्दौला ने कहा कि अबे कह रहा हूं नहीं बनाना है किला। देखिए पहले फैक्ट्री समझिए, फैक्ट्री क्या होता है, व्हाट इज फैक्ट्री। कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि उस समय जो फैक्ट्री जो बनाई जाती थी उसमें विनिर्माण होता था, यानी कुछ लोग ये समझते हैं कि फैक्ट्री है तो कुछ तो बन रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री एक तरह से गोदाम था, फैक्ट्री कुछ और नहीं था,
एक तरह से गोदाम था। वो भारत से जो सामान खरीदते थे इस पे रखते थे, ले जाते थे, और वहां से जो सामान लाते थे इसी में रखते थे, फिर भारत में बेचते थे। बाद में वो क्या करते थे कि इस फैक्ट्री का किलेबंदी शुरू कर देते थे, इसके चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिए, 2 4 5 गांव इसके अंदर घुसा के, समझ रहे हैं। फिर उसमें अपना सिक्का चलाने लगे, जो हमने देखा था पिछली कक्षा में, उन्होंने कहा कि हमारा भी कॉइन चलना चाहिए, तो मंजूरी दे दी गई थी, तो वो अपना सिक्का चलाने लगते थे। फिर वहां के लोगों को सताने लगते थे, उनसे टैक्स लेने लगते थे जबरन, और बहुत सारी तरह की मनमानियां करते थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, फैक्ट्री नहीं लगानी है चंदननगर में। फ्रेंच माने, ब्रिटिशर्स कहे कि नहीं हम तो लगाएंगे। तो कहा कि अरे नवाब तो हम हैं, तुम कौन हो? तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहे कि हम भी कर्नाटक वार जीत कर आए हैं, इतना हल्के में मत लो हमको। कहो कर्नाटक वार उधर जीते थे, इधर वैसे नहीं चलेगा। कहा कि रुको बताता हूं। उसके बाद 1756 वो समय था जब फोर्ट विलियम पर अटैक करके अंग्रेजों को भगा दिया गया। एक बार हमने देखा था औरंगजेब ने भी पिटाई शुरू की थी, और सिराजुद्दौला ने भी वो काम किया। लेकिन औरंगजेब तो औरंगजेब था, केंद्रीय सत्ता सबसे मजबूत। औरंगजेब की बस एक ही गलती थी कि वो भारत के सबसे बड़े हीरो के साथ लड़ गया, वही एक गलती थी, शिवाजी के साथ लड़ना। बाकी तो अगर वो बैलेंस में रहता ना, शिवाजी के साथ अगर मित्रता कर लिया होता, तब फिर औरंगजेब इतना आसानी से मुगल इन लोगों से नहीं हारते, समझ रहे हैं। वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे उन चीजों को 18वीं शताब्दी में। उसके बाद क्या हुआ कि ये फुल्टा आइलैंड पे जाकर अपने शरण लिए, और वहीं से साजिश शुरू कर दी। मद्रास से भी मदद लेकर रॉबर्ट क्लाइव 1757 में कलकत्ता को जीत लिया। मद्रास से साउथ से गए रॉबर्ट क्लाइव, और कलकत्ता पर जीत हासिल की। कलकत्ता की जीत हुई, उसके बाद दोनों के बीच में अली नगर की संधि हुई। पहले देख लेते हैं। पहले जब कलकत्ता को जीता, थोड़ा सा देख लीजिए इन चीजों को, तो कनेक्शन बनाना आसान होगा। कि पहले क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने पहले तो इन लोगों को सिराजुद्दौला ने फुल्टा पर भेज दिया, फुल्टा आइलैंड है उधर बांग्लादेश साइड में। तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आया, मद्रास से, और इसने किसको जीत लिया? कलकत्ता को, समझ रहे हैं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अली नगर की संधि की, जिसमें यह एक संधि हुई फरवरी में, फरवरी 1757, समझ रहे हैं। और जब आपका दुश्मन कमजोर पड़ जाए, हालांकि जीता लेकिन इतना भी मजबूत नहीं था कि वो जीत के वहां पे रह जाता, फिर सिराजुद्दौला आता, फिर पीट के भगाता उसको। लेकिन चालाकी, कूटनीति, जब आपका दुश्मन कमजोर हो जाए और वो आपसे संधि करने के लिए उतावला हो जाए। तराइन वन से इन्होंने कुछ सीखा नहीं। तराइन वन याद कीजिए, 1191, पृथ्वीराज चौहान पटक पटक के मारा, मोहम्मद गोरी ने संधि कर ली। अरे अब नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, जाने दो भाई। पृथ्वी चौहान का ठीक है, जाओ, हम गिरे हुए पर वार नहीं करते। गिरोहों पर वार नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? नहीं करते हो तो फिर वो आएगा दोबारा। संधि अगर किसी ने कमजोरी में की है, तो वो बस आपके साथ समय ले रहा है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फरवरी 1757 में इन्होंने संधि की थी, इनको मिल गया क्या? टाइम। और यही तो ये चाहते थे, साजिश करने के लिए टाइम हमको मिले, समझ रहे हैं। और जब उनको टाइम मिला, तो जून आते आते देखिए क्या कारनामा किया, पूरी साजिश इंप्लीमेंट कर दी, और यहीं पे कमजोरी साबित। यही हिस्ट्री पढ़ने, किसी ने कहा है, किसी ने क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है, विवेकानंद ने कहा है कि इतिहास पढ़ने वाला भविष्य देखता है। मैं शब्दशः नहीं बता पा रहा हूं, मतलब उसका कॉन्सेप्ट यही है, समझ रहे हैं। विवेकानंद का यही कहना था,
उन्होंने ये भी कहा था कि इतिहास कुछ नहीं, चंद विजेताओं और चंद नेतृत्वकर्ताओं की कहानी है। चंद नेतृत्वकर्ताओं की कहानी है। उन्हीं चंद नेतृत्वकर्ताओं में एक है रॉबर्ट क्लाइव। अद्भुत इंसान, रॉबर्ट क्लाइव, गजब का नेता। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि रास्ता दिखाना और हुकूमत करना दोनों में फर्क है। एक असली नेता वही है, एक असली नेता वही है जो रास्ता दिखाता हो और रास्ता बनाता हो। वो असली नेता नहीं है जो सिर्फ हुकूमत करता हो। यही फर्क है अकबर और औरंगजेब में, जो मैं आपको बता रहा था। औरंगजेब हुकूमत करने की फेर में था, अकबर रास्ता बनाने की फेर में, बीच का रास्ता निकालता था। आगे हम शिवाजी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन थोड़ा अब इधर चलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं असली कहानी पे, जो है प्लासी का युद्ध, जहां पे हमको आना था। और प्लासी के युद्ध से ही आप जानते हैं कि पूरी चीजें बदल गई, है कि नहीं। प्लासी के युद्ध ने भारत को, इतने बड़े से देश को, एक छोटी सी कंपनी के हाथों में गुलाम बना दिया। और उसका नेतृत्व करता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। पिछली कक्षा में हमने डुप्ले को देखा था, और अब आज की कक्षा का हीरो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का एक छोटा सा हम जीवनी भी लेकर आएंगे, आज नहीं क्योंकि कक्षा बड़ी हो जाएगी। प्लासी का युद्ध, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव, पहले अपने ही राजा का नाम लिखते हैं, क्यों रॉबर्ट क्लाइव पहले लिखा। एक तरफ कौन? एक तरफ सिराज भाई साहब, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, सिराजुद्दीन, सिराजुद्दौला के पास सेना, सेना कितनी है? 50,000 से ज्यादा, मोर देन 50,000। और इनके पास कितनी सेना है? ओनली 3200 के आसपास। फर्क देखो, समझ रहे हो। लेकिन इसके पास, इसके साथ क्या होता है? षड्यंत्र। इसके साथ क्या होता है? षड्यंत्र। और ये, इसकी ताकत क्या है? प्रलोभन। ये जो समय लिया था फरवरी से जून तक का, उसमें उसने इसके दरबार में अपने आप को वो किया, अपने गुप्तचरों को भेजा, और इसके दरबार और इसके अपने ही लोगों को अलग अलग तरीकों से, चाहे घूस देके, चाहे और भी प्रलोभन कि हम तुमको नवाब बना देंगे, तरीके तरीके से सबको अलग, जो जैसे बिके उनको वैसे खरीदा। और ये 50,000 सैनिक मुंह उठाए रह गए कि हमको लड़ना कब है, और पता चला कि ये हार गया। समझ रहे हैं। हार जाने के बाद ये मरा नहीं, ये भाग गया। याद रखिएगा, हो सकता है कब कौन स्टेटमेंट बना दे, कौन सा फैक्ट पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं। तो ये भाग गया, बाद में फिर मारा गया, लेकिन युद्ध में नहीं मारा गया। समझ रहे हैं, युद्ध से भाग गया। तो आपने देखा, और धोखा किसने किसने दिया? षड्यंत्र में शामिल कौन कौन थे? ये लोग थे। समझ रहे हैं। षड्यंत्र में मीर जाफर था, इसका तो नाम भूलना ही नहीं है क्योंकि आगे वाला नवाब यही है। उसके बाद मानिक चंद था, आमी चंद था, और कादिम खान था। बात समझ रहे हैं आप। इतनी इतनी कहानियां। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, देश को बर्बाद किया बस देश के गद्दारों ने। यह कहानी बार बार दोहराई जाएगी, याद रखिएगा।
दो कहानियां, एक तरफ तो आप देख रहे थे, एक फ्रेंच सपोर्ट कर देता था, एक इंग्लिश सपोर्ट कर देता था, जो जीतता था मजा। एक वो कहानी बार बार दोहराई जाती है। फिर आपस में ये लड़ेंगे तो अब तो फ्रेंच चले गए तो इंग्लिश सपोर्ट कर देगा किसी एक को, और दूसरी ये कहानियां, जो किसी तरह से नहीं हारेगा उसको। बात एक ही है, दोनों में बात एक ही है, सपोर्ट कर देना डायरेक्टली युद्ध में, या फिर उनके लोगों को फोड़ के अलग कर लेना। समझ रहे हैं, ये कहानी है। अब आगे चलते हैं। और ये 1757 का इफेक्ट क्या हुआ? 1757 का इफेक्ट ये हुआ कि इसने, हाँ, बंगाल में जो कि सबसे बड़ी रियासत थी वहां पे कंपनी को स्थापित कर दिया। अब आए ये मीर जाफर, जो अंग्रेजों के हाथे बिके थे। अब देखिए, हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति आपके साथ, आपके मतलब दुश्मन के साथ षड्यंत्र कर सकता है, वो आपके लिए भी भरोसेमंद नहीं है। मीर जाफर ने षड्यंत्र करवाया, षड्यंत्र में शामिल हुआ, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि अरे तुम जब अपने भाई के नहीं हुए तो तुम मेरे हो जाओगे। समझ रहे हैं? अब ये देखिए, मीर जाफर जो है वो कठपुतली नवाब बन गया, खूब पैसा लुटाया अंग्रेजों को, वही तो डील था। समझ रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव और भी जो भी लोग थे, सबके सब इससे घूस लेने लगे, खजाना खाली होने लगा, और उनकी मांगों को जब ये भर पाने में असक्षम हुआ तो इसको हटाकर इसके दामाद को, अब देखिए, घर फूटे गंवार लूटे, दामाद साहब ने फिर षड्यंत्र किया। उस समय ये षड्यंत्र में थे, अब इनके साथ फिर षड्यंत्र हो गया। समझ रहे हो? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, सुना होगा आपने। और दूसरों के द्वारा बनाया हुआ राजा कोई राजा नहीं होता, राजा अपने दम पे बना जाता। दूसरे के द्वारा तो फिर कठपुतली बनोगे ना। ये बराबरी, ना कि झुकना। जीवन में बराबरी, किसी के साथ भी कुछ भी शुरू करो बराबरी के साथ शुरू करो, झुक कर नहीं। अल्लू अर्जुन की फिल्म थी वो, जिसमें चंदन तस्करी वाला था, उसमें वो क्या कहा, अरे भैया आपको 2% ले लिए, वो तो 75 लाख रुपया दे रहा था, 2%, 2% मतलब 2%, 2% में तो आपका क्या होता है, 85 लाख, 25 लाख रुपया का घाटा हो गया। कहा चुप, ये 2% नहीं है, ये बराबरी है। अब हम पार्टनर हैं, पार्टनर और एम्प्लॉय में अंतर होता है। समझ रहे हैं? वही बात है। क्या कहा कि यहीं से ये हाँ, और एक चीज याद रखिएगा कि यही वो स्थिति थी जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थिति खराब होनी शुरू हुई, जो आज तक है। ये श्री गणेश था। हम पूरा बिहार पर एक बनाएंगे, बिहार क्यों, जब हम बीपीएससी का वो पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे कि बिहार किस तरह से गरीब था, गरीब हुआ, गरीब रह गया। गरीबी की शुरुआत यहीं से हुई, 1757 से। देखते हैं हम आगे। तो ये भी स्वतंत्र शासक की छटपटाहट दिखाया मीर कासिम। इसको अंग्रेजों की मानसिकता पता थी, ये जानता था कि जब वो सिराजुद्दौला के साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो जाएगा। तो इसने एक चीज लगता है यहां पे नहीं लिखी हुई है, इसने क्या किया, उस छटपटाहट में इस व्यक्ति ने, मीर कासिम ने राजधानी को बदला। ये आप लिख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा इसमें, कि राजधानी को परिवर्तित किया, राजधानी का परिवर्तन हुआ। कहां से कहां तक, कहां से कहां ले गए राजधानी को? ये लोग ले गए मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो बिहार में है। थोड़ा सा उधर से इधर आगे, कि अंग्रेजों के चंगुल से थोड़ा दूर रहेंगे। कलकत्ता पर अंग्रेज अपना ज्यादा दबदबा करके रखे थे, तो कलकत्ता से थोड़ा दूर रहेंगे। अंग्रेजों को इसकी भनक मिल गई। और दूसरी गलती इसने क्या की,
इसने प्रत्येक व्यापारी, भारतीय व्यापारी को दस्तक मुक्त कर दिया, यानी जो विशेषाधिकार सिर्फ कंपनी को प्राप्त था उसने सारे व्यापारियों, भारतीय व्यापारियों को भी दे दिया। समझ रहे हैं? और तब कहानी चेंज हो जाती है। तब परिणाम क्या होता है? अंग्रेज इसका पीछा करते करते मारने के लिए दौड़ते हैं। अरे तो हाथ से निकल रहा है। ये भाई साहब भागते हैं, ये भाग के अलायंस बनाते हैं। अलायंस बनाते हैं किसके साथ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। समझ रहे हैं? और शाह आलम द्वितीय के साथ। और ये अब यहां पे शुजाउद्दौला है, यही मैं आपको कह रहा था, सिराजुद्दौला था वहां पे। समझ रहे हैं? और उसके ऊपर शुजाउद्दीन था। ये सब नाम एक जैसे हैं, ये अंतर रखिएगा, कौन पहले कौन बाद में। तो ये नवद का, अवध का नवाब है और ये दिल्ली का बादशाह है। और इस समय लड़ रहा है हेक्टर मुनरो, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बीच में वापस चले गए थे। रॉबर्ट क्लाइव आए, फिर इनको वापस बुला लिया गया, फिर 1765 में उनको लाया गया। समझ रहे हैं? तो 1764 में ये वापस चले गए थे। तो उस समय हेक्टर मुनरो लड़ा और भारतीय हार गए। और इस हार ने यह साबित कर दिया, क्यों? इस हार ने यह साबित कर दिया कि अब भारत पे अंग्रेजों का कब्जा होगा तो होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बादशाह हार गया ना दिल्ली का, अंग्रेजों का मन तो बढ़ ही जाएगा। अब तक तो वो नवाबों को हरा रहा था, अपने ही प्रतिद्वंदी कंपनियों को हरा रहा था, अब उसने बादशाह को हरा दिया, दिल्ली के बादशाह। ये तो सपना रहा होगा ना अंग्रेजों का, जब वो औरंगजेब से मार खाया होगा तो, और वो भी अलायंस में हराया। ये लोग आपस में मिल के लड़े और हार गए। हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद में दो संधियां हुई। इलाहाबाद में दो संधियां हुई। एक संधि अवध के साथ हुई, अवध के नवाब के साथ। समझ रहे हैं? एक संधि अवध के नवाब के साथ हुई, और दूसरी संधि किसके साथ हुई? शाह आलम के साथ हुई। पहली संधि जो अवध के नवाब के साथ हुई, उसमें अवध को, अवध जो क्षेत्र था उसको बफर स्टेट बना दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में आप हमारे बीच के स्टेट रहेंगे। क्यों? अवध एक ऐसे क्षेत्र पर है, अवध एक ऐसे जगह पे है, तो इस तरह से समझिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए कि ये भारत है, मैं बहुत ज्योग्राफी का टीचर तो हूं नहीं, तो बहुत स्केल पे बना नहीं पाऊंगा। मान लीजिए कि ये अवध का क्षेत्र है, ये है कलकत्ता जहां पे है अंग्रेज, बंगाल में, ये है अवध। और अंग्रेजों ने देखा इधर से अटैक होते हुए किसका, 1761 में किसका अटैक? अहमद शाह अब्दाली का। अंग्रेज जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है इधर से हमेशा इंट्रूडर्स, अटैकर्स घुसते रहते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि अवध वालों, तुमको मैं सैनिक दूंगा, हमारी सेना तुम्हारे उसमें काम करेगी, बदले में तुम पैसा दोगे हमको और हमें सुरक्षा दोगे, यानी ये हमारा रहेगा बफर जोन, डायरेक्ट कोई हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। यही हुआ अवध। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि, फिर शाह आलम। शाह आलम को इन्होंने कहा कि हमको पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा की क्या दे दो, जमींदारी दे दो। समझ रहे हो? बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जमींदारी दे दो हमको।
शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर आया रॉबर्ट क्लाइव, अरे इतने में खुश हो गए, द्वैध शासन की मांग करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, द्वैध शासन लेंगे, द्वैध शासन, समझ रहे हैं। तो पहले तो हाँ, ये द्वैध शासन, थोड़ा द्वैध शासन को भी समझ लेते हैं अपने तरीके से, फिर नोट्स में भी देख लेंगे। द्वैध शासन को थोड़ा समझते हैं कि द्वैध शासन क्या है, क्योंकि ये बार बार आएगा द्वैध शासन। फिर हम जब 1919 पढ़ेंगे तो डायरकी आएगा, बहुत हल्का सा मिला उला। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि पैसा हमारे पास, जिम्मेदारी तुम्हारे पास। यही 1919 में भी मोटा मोटी ऐसे ही समझ लीजिए कि द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट, इसका मतलब यह हुआ कि एक है दीवानी अधिकार, ये दीवानी दीर्घिकार से, हर्षिकार वाला दीवानी नहीं जिसके पीछे आप लोग लगे रहते हैं, समझ रहे हैं। वो जो आप मेरी दीवानी तेरी दीवानी या दिन भर जो गाना गाते रहते हैं, वो हर्षिकार वाला दीवानी है, ये दीर्घिकार वाला दीवानी है। इस दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। और एक होता है निजामत, निजामत मतलब प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, ये सब, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चलाने का अधिकार। इसको कंपनी ने कहा कि हमारे अंडर में रहेगा, डायरेक्टली, डायरेक्टली अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व हम वसूलेंगे, पैसा मेरे पास। और इसको कहा कि ये इनडायरेक्टली तो हम ही चलाएंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारी किस पे होगी, बंगाल के नवाब पे, बंगाल के नवाब पे। बातों को समझिएगा। इसको कंपनी ने कहा कि हम डायरेक्ट चलाएंगे, पैसा हम लेंगे, तहसीलने वाला काम, और दायित्व तो तुम लो, समझ रहे हैं। और इसीलिए जो बिहार से रिलेटेड एग्जाम देते हैं उनको बार बार पूछा जाता है कि ये जो दीवानी है इसके लिए किसको नियुक्त किया गया। कंपनी ने बिहार में नियुक्त किया डायरेक्ट, कंपनी ने बिहार में नियुक्त किया डायरेक्ट किसको, राजा सिताब राय। ये नाम नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। कंपनी ने बिहार में इसको नियुक्त किया, बंगाल में नियुक्त किया किसको, बंगाल में किसको नियुक्त किया, मोहम्मद रजा खान। देखिए ये सब फैक्ट्स हैं, लिख लेने के लिए है। बिहार में कंपनी ने राजस्व वसूलने के लिए हेडक्वार्टर कहां बनाए, पटना में, और यहां बंगाल में मुर्शिदाबाद में। ये पूरा पिक्चर है डुअल गवर्नमेंट का। अब जब देखिए पैसा पर सारा नियंत्रण हमारा रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीजें कितनी अच्छी चलेगी, बहुत बुरी चलेगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात, ये बाहरी लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बाहरी लोग हैं, तो क्या उनको हमारे किसानों से, हमारे व्यापारियों से, हमारे कामगारों से कोई इमोशंस हैं जुड़े हुए? नहीं है। वो तो जो मन होगा लेंगे। किसान को कहेंगे अच्छा जो उपजता है तो 25% तुम रखो और 75% हमको लाके दो, कुछ भी। और जब ये स्थिति होगी तो आपके पास जमा पूंजी नहीं होगी। और उस समय मैंने बताया था कि परंपरागत कृषि थी, और जब परंपरागत कृषि होगी तो 1 साल 2 साल अगर नहीं बारिश हुई, क्योंकि मॉनसून पे निर्भर है, और आपके पास जमा अनाज नहीं, जमा पूंजी नहीं, तो क्या आएगा,
अकाल। इसलिए 1770 में, 1765 में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। 1770 में बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पड़ा भीषण अकाल। और उसके बाद तो अकाल का पूरा सिलसिला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, वैसे वैसे हम देखेंगे कई अकाल आए, अकाल पे अकाल, अकाल पे अकाल। आपको क्या लगता है अचानक मॉनसून इतना खराब हो गया? जी नहीं, खराब हुआ राजस्व वसूलने का तरीका। मुगलों में आप इतना अकाल नहीं पड़िएगा, यहां पे तो इतनी इतनी उपज हो जाती थी कि लोग 2-3 साल के लिए जमा रख सकते थे, कोठी बनाते थे मिट्टी का। आप पता नहीं आप गांव से आते हैं कि नहीं, हम लोग तो गांव से आते हैं, तो हम लोग देखते थे कि बचपन में मिट्टी की कोठी बनी होती थी और इसमें अनाज भर के रखा जाता था और नीम का पत्ता रख दिया जाता था। मिट्टी की कोठी, नीम का पत्ता रह जाता, अनाज भर के, नीम का पत्ता सूख जाता था और अनाज खराब नहीं होता था। समझ रहे हैं? बिल्कुल सूखी। और एक से अगर दूसरा सीजन भी नहीं हुआ तो चल गया अनाज। लेकिन जब आपकी कोठी ही खाली कर दी जाए, जब आपकी कोई कोठी खाली करने वाला हो, तब आप क्या कीजिएगा? कोठी खाली करने वाले आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, अकाल पे अकाल पड़ने लगा। समझ रहे हैं? इसीलिए आप देखिएगा कि 1784 में ये सब जो फैक्ट हैं सब लिख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। 1784 में पटना में बनाया गया गोल घर, गोल घर बनाया गया पटना में। घूमने जाते होंगे आप लोग, पटना में गोल घर बनाया गया। क्यों? अनाज भंडारण के लिए। पूरी कहानी ये, और इस तरह के गोल घर और इस तरह के अनाज भंडारण सब जगह बनाए गए जहां जहां भी ब्रिटिश अधिपत्य थे। ये पूरी कहानी जब आप समेटिएगा दिमाग में, तब आपको द्वैध शासन और उसकी परिस्थिति, उस समय की टैक्स अदायगी सब समझ में आएगा कि कंपनी ने शाह आलम से बंगाल की दीवानी ले ली, जो मैंने आपको बताया, जिसमें राजस्व वस्तुओं नहीं वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कंपनी बंगाल पे प्रशासन कंपनी बंगाल का प्रशासन नवाब द्वारा चलाती थी, जो कि उसी के द्वारा नियुक्त होते थे, जिसको निजामत कहते हैं। वही सारी चीजें हैं। कंपनी बंगाल से माल बंगाल के ही धन से खरीदती थी, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी पैसे भेजती थी। लूट इतनी भयावह थी कि 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। उत्तर भारत में बंगाल की जीत से अंग्रेजों का मनोबल ऊंचा हुआ और दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्ध जीतने के बाद उनके सामने अब 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बने, एक मराठा और दूसरे मैसूर, जिसमें मराठा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस तरह से ग्राफ से, मैप से, कॉन्सेप्ट से जब आप पढ़िएगा, चीजों को कनेक्ट कीजिएगा, तब जाकर जीत मिलेगी। और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन। क्या? ठीक है, समझ रहे हैं? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तुम्हें अपना स्वर्ग स्वयं ही बनाना है, स्वयं ही उतारना है। तुम अपने भागीरथ हो। अपने जीवन के सुख की, समृद्धि की गंगा तुम्हें स्वयं बहानी होगी। किसी की मदद, किसी की हेल्पिंग हैंड से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप को मजबूत करो। तुमने इतिहास में देखा ना, मोहम्मद वो कासिम, अपना मीर कासिम क्या कर रहा है गलती? हेल्पिंग हैंड ले रहा है। अरे तुमको बनना है नवाब, सिराजुद्दौला को हटाओ ना अपने दम से, और अंग्रेजों को भी हटाओ। बनो नवाब और जीतो फिर दिल्ली और बनो बादशाह। नहीं, गलती की तो भी हटाया गया। इसलिए इतिहास से सीखिए, आगे बढ़िए और जीतिए। धन्यवाद।